4 एयर। शुरू करते हैं चैप्टर 4। आर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक, हमारा जो अर्थ है ये एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है जिसे हम कहते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। ठीक, ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। सारी लिविंग बींग्स जो है इस अर्थ पे वो किस पे डिपेंड है, एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। ये जो है ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये एयर प्रोवाइड कराता है सांस लेने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करता है ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज से। जो सन रेज की हार्मफुल इफेक्ट है ना उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके बिना, इस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन के बिना हम क्या होंगे, हम जिंदा ही बेक हो जाएंगे, है ना। किससे, जो सन की हीट है उससे। डे के टाइम पे, दिन के समय पे हम जो सन की हीट है उससे जिंदा ही बेक हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी नीचे, बहुत ज़्यादा ही हीट आएगी नीचे और रात के टाइम पे फ्रीज हो जाएंगे। ठीक, अगर ये एयर का ब्लैंकेट हमारे आसपास नहीं होगा तो ये जो मास ऑफ एयर है ये क्या करता है, ये हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको लिविएबल बनाता है। ठीक, तो ये जो एयर एटमॉस्फेयर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे अर्थ को ये लिविएबल बनाता है। ठीक, कॉम्पोजिशन देखें एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कितनी मिलती हैं। ठीक, तो हम अगर देखें तो जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, ये जो दो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर का लगभग 99% हिस्सा यही है, जो हमारी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 99% अर्थ के एटमॉस्फेयर में यही दोनों गैसेस मिल जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन देखिए 78% और ऑक्सीजन 21% मिल जाती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी भी लेसर क्वांटिटीज़ में मिलती हैं। जैसे आर्गन की बात करें तो 0.93% आर्गन मिलती है और ये 0.04% में और सारी गैसेज है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक, तो देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, इस वाले डायग्राम से हम लोग समझते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक, नाइट्रोजन जो है वो 78% है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन जो है वो 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और सारी गैसेस जिसमें कि ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे आ रहे हैं, ये सारे 0.04% में आ जाते हैं। ठीक, इसके अलावा इन गैसेस के अलावा देखें तो टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है हमारे एयर में। ठीक, इस पाई चार्ट से दिखाया गया जो हम पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो प्लेंटीफुल गैस है हमारे एयर में। 78% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है, वो नाइट्रोजन से बना है। ठीक, जब हम इनहेल करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमारे लंग्स में जाती है और फिर हम इसको एक्सेल कर देते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। अगर प्लांट को जीवित रहना है तो उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होगा। ये क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं लेते हैं। जो नाइट्रोजन हमें एयर में मिलती है ना वहाँ से ये सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में, रूट में प्लांट की रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन को एयर से लेते हैं और फिर उसको उस फॉर्म में बनाते हैं जिससे प्लांट उसे यूज़ कर पाए। ठीक, तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं लेता। वो कैसे लेता है, इनडायरेक्टली लेता है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में या फिर प्लांट के रूट में जो कि नाइट्रोजन को एयर से लेंगे और फिर उसका फॉर्म चेंज करेंगे। ठीक है, और उसको उस फॉर्म में बनाएंगे जो प्लांट यूज़ कर सके। ठीक, अब आते हैं सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस पे, ऑक्सीजन पे। मतलब ठीक, कितना है, 21%। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक, ये ह्यूमन एंड एनिमल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ये क्या करते हैं, ये ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं और सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके, है ना। फोटोसिंथेसिस करके ग्रीन प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो एयर में रहता है। ह्यूमन और जो एनिमल्स है वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ना वो कांस्टेंट रहेगी इस तरीके से। तो अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो ये बैलेंस जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। ठीक, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए। और ये फूड बनाते कैसे, ऑक्सीजन रिलीज़ कैसे करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड भी बनाते हैं और उस फूड के प्रोडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। उसमें यूज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक, ह्यूमन एंड एनिमल्स रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बैलेंस रहता है ना।
क्या कर रहा है, ह्यूमन एंड एनिमल रिलीज कर रहा है और प्लांट उसे यूज़ कर रहा है। ठीक, तो इसका भी परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। इसका बैलेंस अपसेट कैसे होगा, जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, कोल या ऑयल, है ना, कोल या ऑयल ऐसे फ्यूल जो हैं इनको बर्न करते हैं, इसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक, बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ईच ईयर ऐड हो रहा है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में बढ़ रहा है और इससे अर्थ का वेदर और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे आने से पहले हम जो ऊपर थोड़ा बहुत है उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे डू यू नो में क्या लिखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। कैसे, हीट को ट्रैप करके, जो कि अर्थ के सरफेस से रेडिएट हुई है। क्या कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, एक तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्या करती है, हमारे अर्थ को वार्म करती है ना। कैसे कि जो हमारा सनरेज आई नीचे, हमारी अर्थ के सरफेस ने अब्जॉर्ब किया सनरेज, और उसके बाद यहाँ जब अर्थ की सरफेस गर्म हुई तो यहाँ से रेडिएशन निकला। ठीक, तो इस रेडिएशन, ये जो रेडिएटेड हीट है ना, इसको जो एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारे एटमॉस्फेयर को थोड़ा गर्म करेगी। इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, इसलिए हमें इस गैस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके बिना अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, रहने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज कैसे हो रहा है, फैक्ट्री स्मोक की वजह से, कार फ्यूम की वजह से, तो ये जो हीट रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। जब ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी और इससे फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और जो स्नो है कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो मेल्ट होगी, जिससे कि फिर सी लेवल राइज होगा। जब सी लेवल राइज होगा तो फ्लड्स आएंगे कोस्टल एरियाज में। ठीक, एंड यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं क्लाइमेट में ऑफ अ प्लेस, लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। तो यहाँ पे विच जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस होंगे बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल्स जो है उनका एक्सटेंशन भी हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट हो सकती है, जो आजकल हो भी रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमेना आज हम डेली पढ़ते रहते हैं। फिर यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब एयर जो है वो हीट होती है ना तो एक्सपैंड करती है। ठीक, और ये लाइटर बन जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक, और कोल्ड एयर जो है वो डेंस होती है और हैवी होती है। ठीक, और जब कोल्ड एयर डेंस और हैवी होगी तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होगी, सिंक करेगी। हॉट एयर राइज करेगी, कोल्ड एयर जब हॉट एयर राइज करेगी ना तो आसपास में जो कोल्ड एयर है वो उस गैप को फिल करने के लिए आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से एयर का सर्कुलर मोशन चलता रहेगा उस प्लेस पर। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे। ठीक, वो था कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। अर्थ के सरफेस से देखें तो 5 लेयर में है। कैसे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये देखो, सबसे नीचे वाली जो लेयर है जो सरफेस के पास में है वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ठीक, 10 किलोमीटर तक की। फिर हम देखें थोड़ा ऊपर जाएँ तो ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक, यहाँ स्ट्रेटोपॉज है। उसके बाद जाए ये मेसोस्फेयर है। ठीक, ये मेसोपॉज है। और फिर यहाँ पे हमारा थर्मोस्फेयर है और ये एक्सोस्फेयर है। एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। ठीक, ये लेयर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं ना वो यहीं पे एग्जिस्ट करती है। सारे वेदर फिनोमेना जैसे रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये सारे इसी लेयर में होते हैं। किस लेयर में, देखो यहाँ पे हमारा माउंट एवरेस्ट भी इसी लेयर में है। ठीक, तो जो हमारे जो हमारे कहते हैं क्लाउड्स वगैरह बनते हैं वो भी इसी लेयर में बनते हैं। एयर भी इसी लेयर में प्रेजेंट है और ये ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर तक की रहती है। फिर सेकेंड लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आती है ना। और ये जो एक्सटेंड करती है ये 50 किलोमीटर तक की एक्सटेंड करती है। ठीक, ये लेयर जो है यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह नहीं बनेंगे और वेदर फेनोमेना नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे फेनोमेना या क्लाउड्स वगैरह कहाँ बढ़ रहे हैं तो वो ट्रोपोस्फेयर में ही बन जाते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे क्लाउड्स नहीं बन रहा है, बिल्कुल क्लियर है इसका यहाँ पे, तो ये एरोप्लेन्स के फ्लाई करने के लिए एक आइडियल कंडीशन बन जाती है। यहाँ पे आराम से एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि एरोप्लेन्स किस लेयर में फ्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेटोस्फेयर है, वहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं। और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है स्ट्रेटोस्फेयर का कि यहाँ पे ओजोन गैस की एक लेयर प्रेजेंट है। ठीक, ओजोन लेयर जो सन रेज के हार्मफुल इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक, तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन भी प्रेजेंट है। ठीक, जो कि सनरेज की जो हार्मफुल रेज है ना, यूवी रेज वगैरह, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर इसके बाद आती है तीसरी लेयर, मेसोस्फेयर। ठीक है, ये जो थर्ड लेयर है ये
स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और ये 80 किलोमीटर तक की हाइट तक की जाती है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक की मिलती है। और यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे जो मीटेरॉइड्स है ना वो बर्न होते हैं। जब वो स्पेस से एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जब वो बर्न होते हैं ना तो वो इसी मीजोस्फेयर में आके बर्न होते हैं। ठीक, फिर आती है थर्मोस्फेयर, ये 4th लेयर है और यहाँ पे टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज करता है। हाइट के साथ टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में बढ़ेगा। ठीक, आयनोस्फेयर इसी लेयर का पार्ट है। ठीक, तो थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है। ठीक, ये जो लाइन है ना ये टेम्परेचर की है। जैसे हम देखें तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जैसे जैसे जाएंगे ऊपर कम होता जाएगा। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे लगभग कांस्टेंट रहेगा, फिर इतने में कांस्टेंट, फिर यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ पे कम हो रहा है। देखें मीजोस्फेयर में भी कम हो रहा है। फिर हम जब थर्मोस्फेयर में आएंगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एक्सोस्फेयर में पहुँच गया। ठीक, तो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है आयनोस्फेयर। ये जो ये एक्सटेंड करती है 80 से 400 किलोमीटर तक की। तो थर्मोस्फेयर कहाँ तक की जाती है, 400 किलोमीटर तक की जाती है। ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। जो रेडियो वेव्स है ना जो अर्थ से ट्रांसमिट की गई है वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ पे आएगी, है ना, इसी लेयर से टकराएगी और फिर ये अर्थ पे आएगी रेडियो वेव्स। फिर एक्सोस्फेयर, ये अपर मोस्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर की है वो एक्सोस्फेयर है। ये बहुत ही थिन लेयर, थिन एयर होती है यहाँ पर, है ना, वेरी थिन एयर है इस लेयर में। और बहुत लाइट गैसेस हीलियम एंड हाइड्रोजन यहाँ पे फ्लोट करती है इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। ठीक है, और हीलियम हाइड्रोजन यहाँ से ही एयर स्पेस में फ्लोट करती है। ठीक, तो ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आते हैं वेदर और क्लाइमेट पे। क्या यहाँ कह रहे हैं कि क्या आज रेन होने वाली है, क्या आज बारिश होने वाली है, या आज ब्राइट एंड सनी होगा। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इज क्रिकेट फैंस। ये हम ज़्यादातर जब वनडे मैच चल रहे होते हैं तो जो क्रिकेट फैंस है ना वो ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, अगर हम अपनी बॉडी को इमेजिन करें कि वो रेडियो है और माइंड उसका स्पीकर है। ठीक, तो वेदर क्या है, इज समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल नॉब। तो वेदर क्या है, कंट्रोल नॉब के साथ फिडल्ड है, समथिंग दैट इज फिडल्ड विद इट्स कंट्रोल नॉब। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ से समझो जो वेदर है ना ये क्या है, ये आर टू आर डे टू डे कंडीशन, एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है ना उसे हम कहेंगे कि वेदर। हॉट या ह्यूमिड वेदर किसी को इरिटेट बना देगा, है ना, इरिटेशन होती है जब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। कोई प्लीजेंट एंड ब्रीजी वेदर होगा तो चेयरफुल लगेगा। इवन प्लान फॉर अ आउटिंग, हम लोग आउटिंग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर अच्छा मौसम होता है तो। ठीक है, वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे वो चेंज होता रहता है। हाउएवर एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट अ क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ठीक, तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, वेदर डे टू डे चेंज होता रहता है ना। डे टू डे जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की उसे हम कहेंगे वेदर। देखो डे टू डे या आर टू आर जो कंडीशन है उसे हम कहेंगे वेदर। लेकिन जो एवरेज वेदर कंडीशन है उस प्लेस की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक की उसे हम कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट। पर बताओ पीछे हमने पढ़ा है कि इंडिया का क्लाइमेट कौन से टाइप का है। ठीक, जब हम लोगों ने सीजन्स पढ़े थे उस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया का क्लाइमेट कौन से टाइप का है, बताइए। ओके, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इसके ऊपर कुछ छूटा नहीं, चलो यहाँ पे ये डू यू नो में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो हम सन की एनर्जी का कौन सा पार्ट हमें मिलता है। तो 2 बिलियन पार्ट्स में 1 पार्ट हमें सन की एनर्जी का रिसीव होता है, बस इतनी कम एनर्जी हमें रिसीव होती है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो इतनी एनर्जी आएगी तो क्या होगा, हम जल जाएंगे ना। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर हमें फील होता है ना वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो एयर कितना हॉट है कितना कोल्ड है उसकी जो डिग्री है ना उसे ही कहेंगे टेम्परेचर। जो टेम्परेचर हमें फील होता है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। क्या कह रहे हैं, जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो डे टू नाइट तो चेंज होता ही है, उसके साथ सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। समर जैसे हॉटर होते हैं देन विंटर्स। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है
टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को वो क्या है, इंसोलेशन। अब ये इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन जो अर्थ पर सन की एनर्जी आ रही है ना, इनकमिंग सोलर एनर्जी, उसे हम कहेंगे इंसोलेशन। ठीक, तो इंसोलेशन क्या है, जो सन से एनर्जी आ रही है अर्थ पर, वो है इंसोलेशन। ठीक, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है वो डिक्रीज करता है इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। हमने पढ़ा था कि जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे सीधी पड़ती है ऑलमोस्ट, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इंसोलेशन वही है सन की एनर्जी। तो जो इंसोलेशन है वो यहाँ पर, हाँ, तो इंसोलेशन क्या है, जो इंसोलेशन इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन कम होता जाएगा। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो उसी तरीके से फिर कम होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पोल पे कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, if the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. अगर टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन द विलेज। जो सिटी का टेम्परेचर होता है वो विलेज के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। कॉन्क्रीट एंड मटेरियल बिल्डिंग्स, एसफाल्ट जो रोड का है वो दिन के टाइम पे हीट अप हो जाता है और ये हीट जाके नाइट में रिलीज़ करती है। इस वजह से जो अर्बन सिटीज़, जो सिटीज़ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू विलेज, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ है, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, रोड जो है वो वहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है दिन के टाइम पर और फिर रात में वो रेडिएट करती है, वो रिलीज़ करती है। ठीक, वैसे ही क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं सिटी की, वो भी वार्म एयर को ट्रैप कर लेती है और फिर टेम्परेचर सिटी का बढ़ जाता है। ठीक, जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या है, वो डिग्री सेल्सियस है। इसको इन्वेंट किसने किया था, तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस स्केल पर देखिए तो वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, सबको पता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि सेल्सियस जो है, डिग्री सेल्सियस, इसको इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने। ठीक, अब आते हैं एयर प्रेशर पर। ठीक है, तो अब हम देखें कि जो एयर है ना वो हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। ठीक है, हमारे बॉडी पे वो प्रेशर डालती है, वो प्रेस करती है हमारे बॉडी को। हम उसे फील नहीं करते लेकिन वो प्रेशर डालती है। एयर हमें प्रेस करती है सारे डायरेक्शन से, और हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर करती है। क्या कह रहे हैं कि एयर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है और हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए उसका प्रेशर हमें फील नहीं होता है। ठीक, जो एयर प्रेशर है वो डिफाइन किया गया है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जो एयर का वेट है वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे हम कह रहे हैं एयर प्रेशर। ठीक, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पे और हाइट के साथ ही डिक्रीज होता रहता है। हॉरिजेंटली देखिए तो एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर से। ठीक है, अगर एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है, एयर वहाँ पे हीट हो चुकी है, राइज हो चुकी है ना, हमने अभी पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर एक्सपैंड करती है। ठीक, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। लो प्रेशर जो है वो एसोसिएटेड है क्लाउडी स्काई के साथ में, वेट वेदर्स के साथ में। ठीक है, तो एक तो वर्टिकल प्रेशर हो गया, दूसरा हॉरिजेंटल प्रेशर हो गया। वर्टिकल प्रेशर में देखें तो सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक, हॉरिजेंटल प्रेशर की बात करें तो वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर से, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम। ठीक, अगर टेम्परेचर देखो, फिर से करते हैं, वो वर्टिकल तो समझ में आ गया। हॉरिजेंटल की बात करें, हॉरिजेंटल में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, मतलब वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होगी। और अगर लो प्रेशर एरिया है तो वहाँ जो वेदर होगा वो क्लाउडी स्काई होगा, वेट वेदर होगा। जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो एयर कोल्ड होगी, एयर कोल्ड होगी तो हैवी होगी, हैवी होगी तो वो सिंक करेगी, जिससे कि हाई प्रेशर एरिया डेवलप होगा। ठीक, हाई प्रेशर में जो स्काई होता है वो क्लियर एंड सनी होगा। ठीक, तो इसको ऑपोजिट, अगर टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम तो जो एयर है वो हमारी हैवी हो जाएगी, हैवी होगी तो वो सिंक करेगी। ठीक, एयर ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर हमेशा मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखें,
यहाँ कह रहे हैं कि जो मून पर देखे तो कोई एयर नहीं है, मतलब वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं है, मून पे एयर प्रेशर नहीं है क्योंकि वहाँ पर एयर ही नहीं है। एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स को पहनते हैं जो कि एयर के साथ फिल्ड होता है जब वो मून पर जाते हैं। तो अगर वो उसे ना पहने ना तो बॉडी तो काउंटर प्रेशर डालेगी, जब बॉडी काउंटर प्रेशर डालेगी तो एस्ट्रोनॉट्स के जो ब्लड वेसल्स हैं ना वो बर्स्ट हो जाएंगी और एस्ट्रोनॉट्स पूरा ब्लीडिंग होने लग जाएगी उनका, क्योंकि बॉडी तो काउंटर प्रेशर डालेगी लेकिन हमारे एयर से प्रेशर नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो एयर प्रेशर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं विंड पर। जो मूवमेंट ऑफ एयर है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो क्या है, वो विंड है। ठीक, जो एयर का मूवमेंट है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसे ही हम कहेंगे कि ये विंड है। ठीक, विंड जब हम कैसे देख सकते हैं कि विंड चल रही कि हवा चल रही कि नहीं, कैसे दिखेगी। अब विंड तो दिखती नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, ड्राई लीव्स, है ना, जो पेवमेंट पर है, ट्रीज पर है, स्ट्रोम के टाइम पे वो बह रही होती है, वो ब्लो कर रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि विंड चल रही है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। अब जब विंड चल रही होती है तो कभी कभी हमें स्मोक, हाँ, धुआं उड़ता हुआ दिखता है, फाइन डस्ट उड़ती हुई दिखती है, तब समझ में आ जाता है, या हम फील कर लेते हैं कि हाँ विंड चल रही है। ठीक, कैन बी स्ट्रॉन्ग, कभी कभी विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है ना, कि उसके अगेंस्ट में वॉक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, एंड विंडी डेज में हम देखें तो अम्ब्रेला को होल्ड करना इजी नहीं होता। और एग्जांपल्स को हम सोच सकते हैं, जब स्ट्रॉन्ग विंड चल रही होती है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे विंड को ब्रॉडली 3 टाइप में डिवाइड किया। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ तो विंड है क्या, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ एयर को हम विंड कहते हैं। ठीक है, विंड हमें दिखती नहीं तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि विंड चल रही कि नहीं। तो अगर लीव्स वगैरह उड़ रही हैं या फिर धुआं उड़ रहा है, कोई फाइन डस्ट उड़ रहा है, तब हम कहेंगे कि विंड चल रही है। कभी कभी हम देखें तो विंड के अगेंस्ट में जाना बहुत कठिन हो जाता है, अम्ब्रेला को होल्ड करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ विंड बताएं तो 3 टाइप की विंड्स हैं यहाँ पे, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। तो परमानेंट विंड्स कौन सी हैं, जो ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, है ना, ये जो वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज है ना, ये हमारी क्या है, ये ट्रेड विंड्स है। ठीक, ये परमानेंट विंड्स है, ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट ईयर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहती है। जैसे देखें तो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये हमारा यहाँ पे आर्कटिक सर्किल आता है। तो देखें जो यहाँ से क्या बोलते हैं 23 मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो चलती है ना, वो हमारी ट्रेड विंड्स है। इधर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ आ रही है ना, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं वो है हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, फिर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होता है ना, और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रही है। यहाँ पे देखें तो ये ऊपर वेस्टर्लीज, यहाँ पे वेस्टर्लीज, इन सबको हम लोग आगे की क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे सिर्फ देख लो इनके नाम, ये है वेस्टर्लीज, ये है वेस्टर्लीज, इसके ऊपर जाए तो फिर से ये ईस्टर्लीज, और यहाँ पे ये ईस्टर्लीज चल रही है। ठीक, तो ये जो है ये हमारी परमानेंट विंड्स है और ये कॉन्स्टेंटली ऐसे ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू आउट ईयर बहती रहती हैं। फिर सीजनल विंड्स की बात करें तो ये विंड्स जो हैं ये डिफरेंट सीजन में अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर देती है, जैसे कि मानसून विंड्स। ठीक, जो मानसून विंड इंडिया में आती है वो सीजनल विंड्स है। फिर लोकल विंड्स की बात करें तो ये विंड्स जो है ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे या फिर ईयर के पर्टिकुलर पीरियड में चलती है और लोकल एरिया में, एक स्मॉल एरिया में चल रही होती है। जैसे हम देखें सी ब्रीज या फिर जो लैंड ब्रीज है हमारी चलती है, या इंडिया में देखें जो गर्मियों के टाइम पे नदर्न इंडिया में चलती है, नदर्न प्लेन में जो चलती है वो लू जो चलती है गर्मियों के टाइम पे, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, वो भी हमारी लोकल विंड है। ठीक, अब आते हैं साइक्लोन के बारे में, इन्होंने दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। उड़ीसा एक केस स्टडी आई थिंक है, चलो। उड़ीसा जो लोकेटेड है ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया पर, यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत आते हैं और ये ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक, यहाँ पे एक साइक्लोन आया जो 17-18 अक्टूबर 1999 में आया। यहाँ स्टेट की 5 डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट करता है ये, और एक अनदर सुपर साइक्लोन आया जो कि अक्टूबर में ही, बस 29 अक्टूबर को आया। ये 17-18 अक्टूबर में आया और उसी साल के अक्टूबर में 29 अक्टूबर को एक दूसरा सुपर साइक्लोन आया, जिससे क्या हुआ कि स्टेट का लार्ज पोर्शन डिवास्टेटेड हुआ, मतलब अफेक्ट हुआ। डैमेज जो है वो
इन 3 फैक्टर्स की वजह से हुआ। क्या? विंड वेलोसिटी, रेन और टाइडल सर्ज की वजह से। ये 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। विंड जो थी वो 260 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही थी, 36 घंटे वो चलती रही, ऐसी स्पीड है ना। हाई वेलोसिटी विंड जो है इसने ट्रीज को अप्रूट किया, जो कच्चा हाउसेस थे उनको डैमेज कर दिया, जो रूफ टॉप थे सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स के, अदर हाउसेस के, वो भी सारे उड़ गए। पावर सप्लाई, टेलीकॉम लाइंस वो भी ख़त्म हो गई, वो भी बिल्कुल बंद हो गई। हैवी रेन क्या हुआ? हैवी रेन जो साइक्लोन के इन्फ्लुएंस के अंदर 3 दिन तक की कंटिन्यूसली रेन चलती रही। ठीक है, ये जो रेन थी इससे क्या हुआ? इससे जो मेजर रिवर्स थी उड़ीसा की, वहाँ पे फ्लडिंग आ गई, फ्लडिंग हो गई है ना। फिर साइक्लोन विंड्स की वजह से जो टाइडल वेव्स हैं वो भी 20 किलोमीटर तक की ऊपर आ गई, इनलैंड अंदर की तरफ आ गई, एंड मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ कोस्टल एरियाज़ में। 7 से 10 मीटर हाइट टाइडल वेव्स सडनली अंदर आ जाती हैं और इससे मैसिव डैमेज होता है, जो कि पैडी क्रॉप्स वहाँ पे थी, उस टाइम पे पैडी क्रॉप थी, तो वहाँ पे डैमेज हो जाता है क्योंकि एकदम से 7 से 10 मीटर ऊपर हो गई टाइडल वेव्स। ठीक, साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था एज डिप्रेशन गल्फ ऑफ थाईलैंड में। ठीक है, जब पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में गल्फ ऑफ थाईलैंड में एज डिप्रेशन ये ओरिजिनेट होता है कब? 25 अक्टूबर 1999 में, और आता कब है? 29 अक्टूबर को। ठीक है, और ग्रेजुअली मूव करता है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये इंटेंसिफाई हो जाता है सुपर साइक्लोन में और हिट करता है इरासमा और ये बालीकुदा उड़ीसा में ये 2 एरिया हैं, इनके बीच में ये हिट करेगा 29 अक्टूबर को। सुपर साइक्लोन जो है वो पूरा जो कोस्ट है उड़ीसा का उसको पूरा ख़त्म कर देता है, जिसमें कि भुवनेश्वर एंड कटक भी आते हैं और 28 कोस्टल टाउन्स आते हैं। 13 मिलियन लोग अफेक्ट होते हैं इससे। लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो किल होती हैं इनसे। स्टैंडिंग क्रॉप्स, पैडी की, वेजिटेबल की, फ्रूट्स की, ये सारी डैमेज हो जाती है। सेलिनाइजेशन हो जाता है टाइडल सर्ज की वजह से, जिससे कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना वो इनफर्टाइल हो जाती है। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ साल, टीक एंड बॉम्बो प्लांटेशंस ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो थे पारादीप एंड कोणार्क के बीच में, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो देखो साइक्लोन का क्या कितना ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है एक साइक्लोन। ठीक, तो अर्ली वार्निंग कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, फिर आते हैं मॉइस्चर को पढ़ लेते हैं। ओके, वाटर जब इवेपोरेट करता है लैंड से एंड डिफरेंट वाटर बॉडी से, तो वो वाटर वेपर बनता है। ठीक, मॉइस्चर एयर में जब एक टाइम पे कितना मॉइस्चर है एयर में, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। जो भी ह्यूमिडिटी क्या है? एयर में मॉइस्चर है ना, एक टाइम पे एयर में जो मॉइस्चर है उसे ही कह रहे हैं ह्यूमिडिटी। जब एयर वाटर वेपर से पूरा फिल होती है, पूरा फुल होती है, तो उसे कहते हैं कि आज ह्यूमिड डे है। ठीक, जब हमारे एटमॉस्फेयर में पूरा वाटर वेपर फुल है एयर में, तो ह्यूमिड डे होता है। एयर जब गर्म होती है तो उस वाटर वेपर की होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना वो उसकी बढ़ जाती है। जब एयर गर्म होगी तो उसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा ह्यूमिड होने लग जाएगी। ह्यूमिड डे पे देखें तो क्लॉथ्स को सूखने में ज़्यादा टाइम लगेंगे, जो बॉडी से पसीना आ रहा होगा वो इवेपोरेट नहीं होगा ईजिली, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होगा ह्यूमिड डे में। ठीक, क्योंकि एयर में पहले से ही वाटर वेपर है तो उसे वाटर की ज़रूरत नहीं होती। हमारा पसीना वगैरह अच्छे से सूखता नहीं है, जल्दी सूखता नहीं है, जो क्लॉथ्स हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं। ठीक, जब वाटर वेपर राइज होगा तो वो कूल होना शुरू हो जाएगा। जब वो वाटर वेपर ऊपर जाएगा ना तो वो कूल होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस होगा, जिससे कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। और क्लाउड्स जो हैं वो क्या है? वो वाटर ड्रॉपलेट्स का मास है। ठीक, तो वाटर वेपर से ही क्लाउड्स बन रहे हैं। वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन रहा है, और ये जो मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वही क्लाउड्स हैं। ठीक, और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के बहुत हैवी बन जाएंगे, एयर में जब फ्लोट नहीं कर पाएंगे ना तो ये प्रेसिपिटेशन कर देंगे। ठीक है, नीचे आके गिर जाएंगे। जो जेट प्लेन्स होते हैं जो स्काई में फ्लाई करते हैं, ये एक वाइट ट्रेल छोड़ते हैं अपने पीछे, है ना, वाइट कलर का स्मोक छोड़ते हैं ये। और जो मॉइस्चर है फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, जो मॉइस्चर है उनके इंजन से वो कंडेंस होता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फ्रॉम सम टाइम फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। ओके, कभी कभी दिखता है ना जब जेट प्लेन्स जा रहे होते हैं तो पीछे एक वाइट कलर की
लाइन दिखती है हमें, ठीक। तो वो क्या होता है, वो कंडेंस्ड मॉइस्चर ही है जो वो छोड़ रहे हैं पीछे से, ठीक। तो जो प्रेसिपिटेशन आ रही है अर्थ पर, वो अगर लिक्विड के फॉर्म में आ रही है तो उसे हम रेन कह देते हैं। रेन क्या है, ये प्रेसिपिटेशन है जो लिक्विड के फॉर्म में आ रही है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है वो रेन वाटर से ही आता है, जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से ही आता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स वाटर को प्रिजर्व करते हैं। जब ट्रीज होते हैं ना हिल साइड पे कट कर दिए जाते हैं, जब ट्रीज को हिल साइड पे कट कर दिया जाता है तो रेन वाटर वो माउंटेन्स से नीचे आ जाते हैं, मतलब वहाँ पे वो ट्रीज होते नहीं तो वो उसको रोक नहीं पाते और नीचे वाली एरिया में फ्लडिंग आ जाती है, ठीक है। मैकेनिज्म के बेसिस पे देखें तो तीन टाइप से रेनफॉल होती है। कौन कौन सी, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। यहाँ पे दिया हुआ है ये साइक्लोनिक रेनफॉल है, यहाँ कोल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास है, ये दोनों इंटरेक्ट किए तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल, ये टेम्परेट एरियाज में ज़्यादा होते हैं, ठीक। ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल क्या हुआ, यहाँ माउंटेन है, जो क्लाउड्स है वो यहाँ पे आए, इन माउंटेन से टकराए और यहाँ पे बारिश हो गई, जिसे हम कह देंगे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ठीक। ये कन्वेंशनल रेनफॉल है, ये कैसे हुआ, यहाँ पे वाटर था वो ऊपर गया, कंडेंस हुआ, अब यहाँ पे क्लाउड्स इतने भारी हो गए कि वो फ्लोट नहीं कर पा रहे एयर में और वो बारिश करा देते हैं, तो ये कन्वेंशनल रेनफॉल हो गई, ठीक। रेनफॉल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट एंड एनिमल के लिए, ठीक है। ये हमें फ्रेश वाटर देते हैं, अर्थ की सरफेस पे फ्रेश वाटर देते हैं। अगर रेन कम होगी तो वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, ड्रॉट्स आ जाएगा, ठीक। दूसरी तरफ देखिए अगर बहुत ज़्यादा हो गई रेन तो फिर फ्लड हो जाएगा, ठीक। अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, एक तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म रेन है, दूसरा क्या है, स्नो, स्लीट, हेल, है ना, ये भी सारे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, जब ये सॉलिड फॉर्म में गिर रहा है तो स्नो, स्लीट एंड हेल अदर फॉर्म में ये नीचे आता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 एंड अभी आप लोग एक्सरसाइज करिए। जैसे यहाँ पे हम ये मैच द फॉलोइंग करते हैं। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स क्या है, परमानेंट विंड, है ना, अभी पढ़ के आए। लू क्या है, लू हमारी लोकल विंड है। मॉनसून क्या है, मॉनसून सीजनल विंड है। अब विंड क्या है, विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक। इनकमिंग सोलर एनर्जी को क्या कहते हैं बताइए, और लेयर ऑफ ओजोन गैस ये कहाँ मिलती है ये भी बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच।